बर्ड्स आसमान में उड़ रहे थे। स्कल्टर रिवर सूरज के ढलते हुए रोशनी से सुनहरी हो गई थी, जैसे सोना बहता हो। एक सफ़ेद छोटी सी बोट जैसे एनेक्स के पानी पर तैर रही थी, शांत और खूबसूरत, एक हंस की तरह। ये सब कुछ देखना 1,00,000 रुपए की नज़र से कम नहीं था। जोंगकुक के आंखें सब कुछ अपने अंदर ले रहा था। शांति थी, सुकून था, लेकिन उसका दिल कहीं और भटक रहा था। आसमान में जो बादल थे वो अब सुनहरे हो गए थे, फिर धीरे धीरे नीला सा अंधेरा छा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मिलने वाली नीली कैंडी होती थी। तब एक सोच आया उसके दिमाग में, ड्यूक की आंखों का रंग भी बिल्कुल वैसा ही है। जोंगकुक धीरे से कहता है, तुम्हारी नीली आंखों का रंग मेरी उदासी का रंग है। जोंगकुक ऐसे बात कर रहा था जैसे हवा से बातें कर रहा हो, और फिर वो हल्की सी हंसी जो खुशी से नहीं दर्द से निकला था। और तभी जोंगकुक ने महसूस किया किसी के होने का एहसास। जोंगकुक खुशी से कहता है, बोगम। जब जोंगकुक पेड़ के नीचे खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जोंगकुक थोड़ा हैरानी में पूछता है, कैसे पता चला तुम्हें कि मैं यहाँ हूँ? बुगम हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हें समर इवनिंग्स में वॉक लेना पसंद है। जब भी तुम इवनिंग स्ट्रोल पे जाती हो, तुम्हारा फेवरेट जगह रिवर ही होती है। अब बोगम की आंखों में पहले जैसी मजाक या फिर शरारत नहीं थी। उसकी नज़र अब ज़्यादा गहरी और नरम लग रही थी। जोंगकुक चुपचाप उसे देखता है। जोंगकुक की तरफ उसका नज़रिया कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट फील कर रहा हो। नदी के पार से ठंडी हवा आ रही थी, पत्तों की खनक और ब्रांचेस की हल्की सी आवाज़ उस खामोशी को तोड़ रही थी जो उन दोनों के बीच बन गई थी। बोगम कुछ देर बाद कहता है, जोंगकुक। जोंगकुक सिर झुका के उसके तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ है? बोगम घुमा फिरा कर बात ना करके सीधा कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। वो बात जो किसी सपने जैसे लगती थी, हल्की हवाओं के साथ उड़ती चली गई। जोंगकुक एक पल के लिए खुद को सपने में महसूस करने लगा, पर फिर बोगम ने दोबारा कहा, इस बार और ज़्यादा सीरियस टोन में कहता है, जोंगकुक चलो शादी कर लेते हैं। स्प्रिंग सीजन रात शहर में थोड़ा जल्दी आ गया था। राड्स जो बार्क एम्पायर की कैपिटल थी, चार्ल्स बार्ग के साउथर्न मोस्ट प्रोविनेंस में थी। मई के आते ही आर्विश स्टेट में नए पत्तों की कलियां निकलने लगी थी, लेकिन पूरा शहर पहले से ही गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। तयंग जो क्राउन प्रिंस के पैलेस से गार्डन में वॉक कर रहा था, एक पल के लिए रुक गया। पीछे चल रहे ऑफिसर्स भी उसके साथ ही रुक गए। ऑफिसर कहता है, क्या हुआ है? तयंग शॉर्ट में जवाब देता है, नथिंग। फिर उसके लिप्स पे हल्की सी स्माइल आई। छोटी सी साइलेंस के बाद ड्यूक किम तयंग फिर से चलना शुरू किया। यंग नोबल ऑफिसर्स फिर से अपनी लाइट हार्टेड बातों में बिजी हो गए। उनके चेहरे एक्साइटमेंट से चमक रहे थे। स्प्रिंग वीकेंड का प्लान बना रहे थे, पार्टी, हॉर्स रेसिंग या किसी प्यारे लवर के साथ स्प्रिंग डेट। तभी एक ऑफिसर कहता है, हमारे कैप्टन तो अपने फियांसे को छोड़ के अकेला स्प्रिंग बिताएंगे। एक ऑफिसर के इस जोक पे सब हंस पड़े। तयंग भी हल्की सी स्माइल के साथ सिर्फ एक पेंट चाकल देता है सबको। लास्ट समर के एंड में ड्यूक किम तयंग और लेडी आयु की एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी, जो काफ़ी ग्रैंड रही। तब से सोसाइटी में उनकी जोड़ी एक हॉट टॉपिक बन गई थी, लेकिन तयंग के लिए ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। एंगेजमेंट के एक वीक बाद ही उसे बार्क आर्मी के ग्रेसन में भेज दिया गया था और वो अगले ही दिन कैपिटल के लिए निकल गया। आयु वापस अपने स्टेट चली गई है, जो चार्ल्सबर्ग के सेंटर में था, काफ़ी दूर है राड्स से। उनका डेली लाइफ पहले जैसा ही था, सिर्फ उनकी एंगेजमेंट पब्लिक हो गई थी। सोशल सीजन में आयु राड्स वाले मेंशन में रहती थी। वैसे भी वो
वह पहले से आती रहती थी हर सीज़न। अब वो दोनों सिर्फ ऑफिशियली फियांसे थे और कुछ नहीं बदला था उन दोनों के बीच में। तैयांग के साइड में चल रहे एक ऑफिसर कहता है, मैं जल्दी अपना मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने वाला हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है तैयांग? उस ऑफिसर के सवाल से सबका ध्यान अब तैयांग पर आ जाता है। तैयांग कहता है, फ़िलहाल तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 और साल के लिए एक्सटेंड कर दूँ। जैसे ही तैयांग ने ये कहा, उसके आसपास खड़े लोग थोड़ा हैरान हो गए। उनके चेहरों पर क्लियरली सरप्राइज था। ऑफिसर कहता है, क्या तुम शादी नहीं कर रहे हो और फैमिली बिजनेस पर फोकस भी नहीं करोगे? तैयांग कहता है, शादी? तैयांग ने कैजुअली कहा, शायद अगले साल। ऑफिसर कहता है, क्या? ए इसलिए कि ड्यूक किम तैयांग की शादी का हंगामा अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है सोसाइटी में, इसलिए तुम वेडिंग पोस्टपोन करना चाहते हो, है ना? तैयांग जवाब देने के बजाय सिर्फ हल्का सा चिन्ह उठाया, जैसे कह रहा हो शायद। तैयांग डिसाइड किया था कि वो कैपिटल में 1 और साल रुकेगा। साथ ही आयु के फैमिली चाहते थे कि उनकी बेटी अपना हनीमून आरबिश में अपने हस्बैंड के साथ ही स्पेंड करे। जब आयु के फैमिली पहली बार रिक्वेस्ट की थी कि एंगेजमेंट को 1 साल के लिए और डिले किए जाए, तो किम फैमिली ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया था। आयु की उम्र भी अभी कम थी, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी उसकी शादी की। और सबसे ज़्यादा दोनों फैमिलीज ये चाहते थे कि ये शादी बिल्कुल परफेक्ट हो शुरुआत से ही। इम्पीरियल पैलेस से निकालने के बाद तैयांग सीधा अपने घर चला गया, बिना किसी देर के। राट्स के बीचों बीच पुरानी ब्रिक वाली हवेली किम फैमिली के प्रॉपर्टीज में से सेकंड ओल्डेस्ट थी। आरबिश मेंशन के बाद ये मेंशन उन दोनों का मरकज था जब फैमिली कैपिटल के काम की जिम्मेदारी संभालती थी। इस घर का डिज़ाइन ज़्यादा सिंपल और क्लासिक था आरबिश मैनर के मुकाबले में, जिसका हर कोना होस्टेस के रिफाइंड टेस्ट का प्रूफ था। 2 मैडम्स अंदर है, एक सर्वेंट ने तैयांग को रिपोर्ट दिया। जैसे ही तैयांग कार से उतरा, तैयांग कहता है, मेरी मॉम और ग्रैंड माँ। मेड कहती है, जी, दोनों मैडम्स सुबह ही पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि वो मैजेस्टी क्राउन प्रिंसेस की आने वाली वेडिंग में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। तैयांग सिर हिलाया और धीरे धीरे मेंशन के अंदर चला गया। प्रिंसेस, जिसका गुरूर डचेस किम की पोजीशन खोकर टूटा था, अब दोबारा अपनी शादी प्लान के मुताबिक कंप्लीट करना चाहती थी। इसलिए उसने एक नई सुइटेबल पार्टनर की तलाश करना शुरू किया। आखिर में उसका साथ ग्रैंड ड्यूक के साथ तय हुआ है। उसका शादी ग्रैंड ड्यूक के साथ, जिसका सोशल स्टैंडिंग किम फैमिली के बराबर था। ग्रैंडमा कहती है, इतने दिनों के बाद मिले हैं तैयांग। ओल्ड मिसेस किम ने तैयांग को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे बुलाया, मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहें फैलाकर। यंग मिसेस किम कहती है, बेटा, तुम्हारा चेहरा तो सिर्फ तभी देखने को मिलता है जब हम यहाँ खुद चले आते हैं। उसकी मॉम यंग मिसेस किम ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कहा, जैसे हमेशा करती थी। तैयांग ने उन दोनों लेडीज़ के पास एक वार्म स्माइल के साथ कदम बढ़ाए। ये एक और सैटरडे आफ्टरनून था, जैसे हर दूसरे दिन होता है, बिल्कुल उस गार्डन की तरह जो अर्ली स्प्रिंग सीजन में खिलती हुई गुलाब से भरा होता है। बोगम कहता है, आज का मौसम कितना प्यारा है ना कुकी? बोगम एक खुशी भरे चेहरे के साथ उसके पास आया। अपनी बाइक पार्क करने के बाद जोंगकुक, जो गार्डन में मिस्टर वांग के साथ यार्ड साफ करने में बिजी था, तुरंत आवाज़ की तरफ पलटी और साथ ही मिस्टर वांग भी, जो एक शावल पकड़े हुए था, रुक गया। बोगम जोर से चिल्लाकर कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। इतनी बार सुनने के बाद उसका ये शादी का प्रपोजल अब सरप्राइज नहीं लगता था। अब तो ऐसा लगता था जैसे सुबह का एक नॉर्मल ग्रीटिंग हो। थोड़ा सा रुककर जोंगकुक और मिस्टर वांग फिर से अपने काम में लग गए। बिना किसी शौक के जोंगकुक कहता है, हेलो बोगम। जोंगकुक एक ब्राइट स्माइल के साथ उसका वेलकम करता है और बाकी बचे हुए
पौधों को उठाता है। जॉन्गकुक फ्रेंडली टोन में कहता है, मुझे शादी नहीं करना है बोगम। हाय, मिस्टर वांग ने एक गहरी सांस लिया। शायद उन्होंने बोगम के दिल टूटने का दर्द महसूस कर लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ बोगम बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखा। उसने बस प्यार से मुस्कुराया और बिना पूछे जॉन्गकुक की मदद करने लग गया। बोगम कहता है, ठीक है, आज के लिए तुम्हारा इनकार मैं मान लेता हूँ, कल फिर से पूछूंगा। जॉन्गकुक कहता है, बस करो अब और मत पूछना। बोगम कहता है, नहीं, मैं पूछता रहूँगा। इंसान का मन कभी ना कभी बदल सकता है। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बार्क एम्पायर में सबसे ज़िद्दी और बेशर्म इंसान बोगम ही हो। मिस्टर वांग ने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की जब उसने बोगम और जॉन्गकुक की तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कान दबाना मुश्किल हो गया था। पार्क बोगम पहली बार लेट समर में प्रपोजल दिया था और उस दिन से अपनी जिद पर बना रहा जब तक मौसम कई बार बदल गए। जब मिस्टर वांग को पहली बार पता चला कि बोगम ने जॉन्गकुक को शादी के लिए प्रपोज किया है, तो उसके दिमाग में सिर्फ दो वजह आई थी। या तो वो लड़का पी के आया होगा, क्योंकि उसे पीना वैसे भी नहीं आता था, या फिर वो सीधा पागल हो गया होगा। इसी वजह से मिस्टर वांग ने उसके सिर पे शावल नहीं मारा था। लेकिन अगले ही दिन बोगम फिर आ गया, एकदम होश में, और वही बात फिर से बोली। तब से कितनी बार हो चुका है, बोगम ने तब से हर दिन कॉटेज का चक्कर लगाया, ऑटमन, विंटर और अब तो स्प्रिंग भी, और हर बार वही लाइन बोली और हर बार उसे इनकार मिला। शुरुआत में वांग जॉन्गकुक का सपोर्ट करता था क्योंकि वह अपने फैसले पे मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारता गया वांग को बोगम के लिए बुरा लगने लगा। अगर उसका बाप उसे मना ना करता तो वांग खुद बोगम को जोर से समझा चुका होता कि अब बस करो, छोड़ो ये सब जिद। लेकिन वांग ने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि डॉक्टर पार्क ने अपने बेटे को सीधा ग्रीन सिग्नल दे दिया था। क्यों ना जॉन्गकुक को कॉलेज भेज दिया जाए। ये बात डॉक्टर पार्क ने लास्ट फॉल में मिस्टर वांग के कॉटेज आके खुद कही थी। उस वक्त मिस्टर वांग का दिल एक पुराने सूने चिमनी की तरह नीचे गिर गया था। चाहे उसका दिल चाहता था कि जॉन्गकुक और पढ़ाई करे, लेकिन उसकी हालत, जिसमें वो मुश्किल से रोज़ की रोटी कमावाता था, उस सपने को पूरा करने से रोक रहे थे। मिस्टर वांग कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डॉक्टर पार्क के चेहरे पर एक मुस्कान चमक उठी। उन्होंने बात आगे बढ़ाई, अगर हमारे बच्चे के बीच सच में फीलिंग्स है और वो एक कपल बनना चाहते हैं तो उनकी शादी करवा के उन्हें साथ कॉलेज में भेजना अच्छा रहेगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर मिस्टर वांग एकदम से स्टन रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो समझ ही नहीं पाया हो कि अभी उसने क्या सुना, लेकिन अंदर से वो खुशी से झूम उठा था उस ऑफर को लेके। उसके लिए जॉन्गकुक दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची थी, पर अगले ही पल उसे ये भी समझ में आया कि दुनिया के अपने अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिन्हें समझना उसके लिए मुश्किल था। उन्हीं स्टैंडर्ड्स में से एक था पार्क फैमिली का स्टेटस चार्ल्स बर्ड सोसाइटी में, जिसके बारे में मिस्टर वांग अभी तक पूरी तरह अनजान था। डॉक्टर पार्क शायद उसकी कन्फ्यूजन को समझ लिया था, इसलिए उसने पहले बोलना शुरू किया। बोगम ने कहा कि जॉन्गकुक ही एक ऐसी लड़की है जो उसके अंदर की अच्छाई को बाहर निकाल सकती है, इसलिए वो उसके साथ एक अच्छे इंसान के रूप में जीना चाहता है। मिस्टर वांग को काफ़ी हैरानी हुई जब उसने ये सुना। वो लड़का जो ज़्यादा वक्त उसके कॉटेज में आलसी तरीके से पड़ा रहता था और मुफ्त का खाना खाता था, उसने अपने फादर से ऐसी बात कही थी। ये सोच उन दोनों के दिल से आई है, एकदम सच्चाई और मासूम सोच जो जवानी के इस दौरान में कभी कभी निकल आती है। पर डॉक्टर जॉन्गकुक, तो मिस्टर वांग ने कुछ कहने की कोशिश की। ओके गाइस, तो इस एपिसोड को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। और हाँ, आप लोग इतना कंजूस क्यों बन रहे हो? लाइक करने में इतना ज़्यादा कंजूसी क्यों? इतना कम क्यों है लाइक?
क्या इतनी अच्छी स्टोरी इतना कम लाइक डिज़र्व करती है? और आप लोगों ने अभी तक जो सोचा नहीं होगा, ये स्टोरी वो ही होगा, आप लोगों की सोच से परे होगा। जो आप लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है या फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे। ओके, ये स्टोरी वैसा होगा। कुछ कुछ स्टोरी है ना कि स्टार्टिंग से सुनते ही हमें एकदम से हम कैच कर लेते हैं या फिर हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में। लेकिन ये स्टोरी आप लोग कैच नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है या फिर आगे क्या होगा। ये स्टोरी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सुनने में बहुत ज़्यादा आप लोगों को आसान लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो सोच से भी परे है। ओके, तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करो। स्टोरी बनाने में, लिखने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और आप लोग इतना कंजूस बन जाते हो, ये अच्छा नहीं है। मैं सबके लिए पब्लिक में पोस्ट कर रही हूँ, आप सबके लिए, तो आप सबको लाइक करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से लाइक करते रहें तो फिर मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो डालूँगी, फिर आप लोग मुझे मत बताना, ठीक है? अगर वीडियो चाहिए देखना है तो आप लोगों को वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, वरना इस तरह से चैनल तो डाउन हो जाएंगे और चैनल इस तरह से नहीं रहेंगे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। ओके, बाय बाय।